पूरा नॉलेज नहीं हो सकता है किसी ईओ के पास, क्योंकि कोई असेसिंग ऑफिसर है तो उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज, मतलब कॉम्पिटेंसी लेवल जो है, उसके पास कोई लीगल नॉलेज जो है, अकाउंटिंग नॉलेज है, कोई पेमा के लिए जो पेमा का नॉलेज है, पॉसिबल नहीं कि हर एक पर्सन के पास पूरा एक्सपर्ट ही हो। लेकिन फेसलेस असेसमेंट में उन्होंने असेसमेंट यूनिट के साथ एक टेक्निकल यूनिट और एक वेरिफिकेशन यूनिट भी सेट कर दिया है कि जिस कोई भी असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि हमें कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत है तो वो उनसे रिक्वेस्ट रेज करके वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज मांग सकते हैं। तो ये टीम बेस्ड असेसमेंट है, तो सारे यूनिट मिलकर ये असेसमेंट फाइनल करेंगे। तो क्वालिटेटिव असेसमेंट होगा जिसके अंडर पूरा टेक्निकल और लीगल, यानी कि सारे जो पॉइंट्स है जिसमें कहीं कहीं लैकुना नहीं रहेगा और एक क्वालिटेटिव असेसमेंट हो जाएगा। तो टीम बेस्ड असेसमेंट एक असेसी के लिए और डिपार्टमेंट के लिए, दोनों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी एंड फाइनलाइजेशन इन थर्ड सिटी। जो भी ड्राफ्ट असेसमेंट है वो किसी एक सिटी में, असेसी एक सिटी में रहेगा, ऑर्डर कई सिटी में, दूसरी सिटी में फाइनल हो जाएगी, रिव्यू तीसरी सिटी में होगा, फाइनलाइजेशन इन अनदर सिटी। दैट मीन्स किसी को पता नहीं रहेगा कि ये कैसा फाइनल होगा, कौन से सिटी में फाइनल होगा, सब डायनेमिक अलोकेशन है, थ्रू सिस्टम रहेगा। एक्सेप्शन, कौन से एक्सेप्शन रहेंगे फेसलेस असेसमेंट में? एनी असेसमेंट दैट इंक्लूड्स सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन्स, sensitive and such matter will be exception to the faceless assessment। जहां कोई सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन ऐसे कोई केसेस रहेंगे तो फेसलेस असेसमेंट में वो कवर नहीं किए जाएंगे। और इंटरनेशनल टैक्सेशन, ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट जो फेसलेस असेसमेंट में कवर नहीं किए हैं। ओके, स्क्रूटिनी असेसमेंट। स्क्रूटिनी असेसमेंट मतलब जो भी आपने रिटर्न फाइल किया हो, ओके, इफ द असेसिंग ऑफिसर कंसिडर इट्स नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट टू इंश्योर दैट taxpayer has not understood the income or has not computed excessive losses or has not underpaid the tax in any manner, then he will serve on the taxpayer notice requiring him to attend his office। ओके, अभी ऑफिस नहीं अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये फेसलेस असेसमेंट में कवर कर दिया है। टू प्रोड्यूस, कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस एन एविडेंस ऑन व्हिच द टैक्सपेयर में रिलाई इन सपोर्ट ऑफ द रिटर्न। आपने जो भी रिटर्न फाइल किया है उसका सपोर्ट, जो भी आपने एग्जामिशन क्लेम किए, रिटर्न शो किया है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है इनकम टैक्स ऑफिसर को तो केसेस सिलेक्ट कर देता है, उसका नोटिस इशू कर देता है। अब ये नोटिस सिस्टम इशू करेगा और उसका जो भी नोटिस सिस्टम इशू करने के बाद आपको रिस्पॉन्स भी सिस्टम थ्रू देना है, कैसा देना है हम आगे जाके देखेंगे। तो ये स्क्रूटिनी असेसमेंट में कवर हो जाता है। कैरी आउट द असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), द असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व द नोटिस, उनको नोटिस इशू करना पड़ेगा 143(2) में। ओके, 143 स्क्रूटिनी असेसमेंट, 143(3)(a और स्क्रूटिनी असेसमेंट कवर्ड अंडर फेसलेस असेसमेंट स्कीम। और नोटिस का कब इशू करेंगे? within the period of 6 months from the end of financial year in which return is filed। okay, based judgment assessment, if the taxpayer fails to file the return required within due date, कोई ड्यू डेट में रिटर्न नहीं फाइल कर देता है, बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर देता है, रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5), रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल किया है तो मतलब आसे से रिस्पॉन्स नहीं करता है, फाइल नहीं करता है, इवन दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आस्क्ड टू फाइल द रिटर्न under section 142(1), department asking to file return but assessor is not responding, the such cases is converted into base judgment assessment if the taxpayer fails to comply with the direction issue under section 142(2)(a), कोई assessor को ऑडिट करने के लिए बोला है और नहीं करता है तो बेस जजमेंट असेसमेंट में कवर हो जाता है। if after filing the return of income the taxpayer fails to comply with all the terms of the notice issue under section 143(2), अगर 143(2) में नोटिस इशू किया है स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए लेकिन उसको भी इनकम टैक्स पेयर
रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो केसेस बेस्ड जजमेंट असेसमेंट में कवर हो जाते हैं। If the assessing officer not satisfied about the correctness and completeness of the accounts of the taxpayer, and if no methods of accounting has been regularly employed by the taxpayer, such cases में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाता है। अभी हम अपना फेसलेस असेसमेंट जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करेंगे। कैसा रहेगा फेसलेस असेसमेंट स्कीम? जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिख रहा है, इमेज में आपको पता चल जाएगा कि टैक्स पेयर एंड नेशनल ई असेसमेंट सेंटर उसके और डिपार्टमेंट रीजनल ई असेसमेंट सेंटर उसके अंदर 4 यूनिट आ जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इज द टॉप अथॉरिटी अंडर द बोर्ड। उसके बाद रीजनल ई असेसमेंट सेंटर रहेंगे और हर एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर के अंदर 4 यूनिट रहेंगे। असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। ये 4 यूनिट जो असेसमेंट का काम करेंगे। ओके, तो जो भी टैक्स पेयर के पास कम्युनिकेशन जाएगा वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू ही जाएगा, और जो भी टैक्स पेयर को कम्युनिकेशन करना है तो वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को ही कम्युनिकेट करेगा। वहाँ कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगा, डायनेमिक जुरिडिक्शन रहेगा। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो एबलिश कर दिया गया है इस दोनों असेसमेंट के लिए। टीम बेस्ड वर्किंग रहेगा और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन रहेगा, मतलब असेसमेंट यूनिट उसका असेसमेंट का काम करेगा। टेक्निकल यूनिट जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज के ऊपर ध्यान देगा। वेरिफिकेशन यूनिट है जो अकाउंट वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन, कोई एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस कलेक्ट करना हो तो उसका काम करेगा। और रिव्यू यूनिट है जो भी ऑर्डर फाइनल किया है उसका रिव्यू करने का काम करेगा। तो भी जो है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जो इसके अंडर इंक्लूड किया है। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। टॉप के ऊपर एनईएससी है, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। उसके बाद रीजनल ई असेसमेंट सेंटर है। अभी तो 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर स्टैब्लिश हुए हैं, प्रपोज ऑलमोस्ट 30 है। उसके अंदर असेसमेंट यूनिट्स एयू, उसके बाद वेरिफिकेशन यूनिट्स, उसके बाद टेक्निकल यूनिट्स एंड रिव्यू यूनिट्स। ओके, Hello, Santosh. हाँ सर। What is the accuracy of this online assessment? Means, if, as you told earlier, the assessment officer, if you have incompetency in this area, but we ओके, हाँ, don't know where our assessment is allocated to anywhere. Means Pune is यस, assessment allocated to Hyderabad, but is the junior person or the senior person? We don't know, na? या बट सर अगर असेसिंग या असेसमेंट यूनिट जो है उनको लगेगा कि हमें इस मैटर के ऊपर एक्सपर्टाइज चाहिए, तो एनईएससी को रिक्वेस्ट रेज करेगा कि हमें इस पॉइंट के ऊपर एक्सपर्टाइज चाहिए। तो एनईएससी वो जो रिक्वेस्ट है कोई टेक्निकल यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा। टेक्निकल यूनिट सेम रीजन में होगा पॉसिबल नहीं है, कौन से भी डायनेमिक और सिलेक्शन रहेगा वो, तो उनको अलग अलोकेट किया जाएगा। और अलोकेट करने के बाद जो भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, किसी भी लीगल मैटर हो, कोई भी मैटर हो, तो वो टेक्निकल टीम उनको उसके ऊपर अपना जो भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज ओपिनियन है उनको प्रोवाइड करेगा। मतलब पहले कैसा था, असेसिंग ऑफिसर के पास सभी नॉलेज रहेगा पॉसिबल नहीं है। कोई असेसिंग ऑफिसर टैक्स में एक्सपर्ट होगा तो अकाउंटिंग में उसका वीकनेस रहेगा। तो ऐसे केसेस में एक्सपर्ट जो है उनको हेल्प करेंगे, एक्सपर्ट जो यूनिट है टेक्निकल यूनिट उनको हेल्प करेंगे कि ये पॉइंट के ऊपर ऐसा ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन कॉम्पिटेंस नहीं है तो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है इस ऑनलाइन असेसमेंट में। यही बेनिफिट है मेन। Offline system in the, behind the system, government system. Yeah, behind the system. We don't know who is that person and where the case is allocated, but the main object of this specialist assessment, the qualitative assessment should be there. Even What is though, the lead time for assessment in that new scenario? sorry,
what is the lead time in the new scenario? Same as per the law. As per the Whatever law. we have discussed, 18 months, 12 months, that this Okay. is time. Time limit is the same for the both scheme. Even the Okay. earlier scenario, there was a time limit specified in the law. Same for the faceless assessment. What is the opportunity for the CMA or CA in this online means new Yes, system? sir. Yes, sir. वे एक्चुअली सर पहले कैसा था, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था कि अगर कोई एसएससी पुणे का है तो उसका केस पुणे में ही फाइनल होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहेगा, उसका केस कहीं भी जा सकता है। तो हम कोई बंदा अगर कोई बिहार से यहाँ आया हो, उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अगर बिहार हो तो उसको वहाँ केस देखना था। अभी प्रोफेशनल के लिए ऐसा नहीं रहेगा, तो कोई भी केस कहाँ से भी फाइनल कर सकते हैं। मतलब जो भी रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना है तो ऑनलाइन ही करना है। तो मतलब आपको असेसिंग ऑफिसर को मिलने जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जो भी रिस्पॉन्स फाइल करना है ऑनलाइन ही फाइल करना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप कहाँ से भी रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं, कौन से भी एसएससी का रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अबलिश कर दिया है। Okay. Okay. Thank you, sir. ओके, चलो, we are moving further. What is the structure of this faceless assessment scheme? फेसलेस असेसमेंट स्कीम में नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है वो टॉप अथॉरिटी है, जो दिल्ली में सेटअप हो चुकी है। रीजनल, उसके अंदर रीजनल ऑफिसेस रहेंगे, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स रहेंगे, जो प्रिंसिपल रीजनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के अंडर रहेंगे। ओके, अभी 20 सिटीज में उन्होंने एक प्रपोज किया है, उसमें से 8 सिटीज में ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया है, इंक्लूडिंग मेट्रो सिटी। असेसमेंट यूनिट्स, असेसमेंट यूनिट्स का क्या काम रहेगा, कोई भी पॉइंट्स हो, इश्यू हो, उनको आइडेंटिफाई करना है कि असेसमेंट कैसा करना है, और उनको डिटर्मिनेशन करना है, लायबिलिटी डिटरमाइन करना है कि कौन सा भी एसएससी का नोटिस इश्यू करने के बाद वो केस वो असेसमेंट यूनिट को अलोकेट कर दिया जाएगा, और उनको देखना है कि उसका असेसमेंट करने के बाद कोई रिफंड आता है, लायबिलिटी आता है, उनको असेसमेंट करना है। वेरिफिकेशन यूनिट, अगर असेसमेंट यूनिट को लगता है कि कोई मैटर पे उनको वेरिफिकेशन चाहिए, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, कोई विटनेस चाहिए, कोई एविडेंस और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो उस केस में वो रिक्वेस्ट रेज करेंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को, और वो री असेसमेंट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वो रिक्वेस्ट कोई भी वेरिफिकेशन यूनिट को सिस्टम डायनेमिक अलोकेट कर देगी, और वेरिफिकेशन यूनिट उसका रिकॉर्ड एग्जामिन करके वो रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को देगा, और फिर से नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वो असेसमेंट यूनिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेम वेरिफिकेशन यूनिट का काम वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन का है। टेक्निकल यूनिट, जैसे अभी बात कर दी कि कोई भी एक्सपर्टाइज चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए कि एडवाइस चाहिए ऑन लीगल मैटर, अकाउंटिंग मैटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ऑडिट्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, डेटा एनालिटिक्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्सपर्टाइज चाहिए तो असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट रेज कर सकता है टेक्निकल यूनिट को थ्रू एनईएससी। रिव्यू यूनिट, इसका काम जब भी असेसमेंट यूनिट ऑर्डर फाइनल कर देगा, तो अगर एनईएससी को लगता है कि इस ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए, तो ऑर्डर ऑर्डर को एज पर लॉ और एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रिव्यू करने के बाद उनको लगता है कि कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, और वो एग्री करते हैं कि मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, तो वो काम रिव्यू यूनिट करता है। और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर वो दिल्ली में सेटअप हुआ है, उसका उसका हेड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रहेंगे, और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, उनका हेड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल रहेंगे। उनके पास उनके पास क्या रोल है, एनएससी का क्या रोल है, उनके पास क्या पावर्स है, उनके पास सभी पावर्स है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर्मेट सब डेवलप करने का पावर्स एनएससी के पास है। लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम में उन्होंने ये चेंजेस कर दिया है कि ये पावर जो है वो पावर विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड कर दिया है। उसके बाद क्या क्या वो किसके बारे में एक प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस कैसा इशू करना है, ऑर्डर कैसा इशू करना है, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, ये सभी के बारे में जो भी प्रोसेस डिजाइन करने वाले हैं
वो सभी पावर एनएससी के पास है। रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पर्सन इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, कोई नोटिस इशू करने के बाद उसके पास से कैसे इंफॉर्मेशन रिसीट करने का उसका फ्लो क्या रहेगा, वो सभी प्रोसेस एनएससी डिसाइड करेगा। इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पॉन्स फर्निश बाय द पर्सन, कोई रिस्पॉन्स फर्निश करने के बाद एक्नॉलेजमेंट इशू करने का प्रोसेस कैसा रहेगा। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी इंक्लूडिंग लॉगिंग, ये जो फेसलेस असेसमेंट है उसका उसके लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी कैसे रहेगा, उसका जो भी प्रोसेस है वो डिसाइड करेगा। एक्सेसिंग वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरिफिकेशन यूनिट का जो भी काम है उसका प्रोसेस कैसा रहेगा वो भी डिजाइन नेशनल ई असेसमेंट सेंटर करेगा। रिसीट स्टोरेज रिटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स एनएससी के पास आएंगे उसका स्टोरेज रिट्रीवल प्रोसेस कैसा रहेगा, वो सब भी प्रोसेस है एनएससी डिसाइड करेगा। एनएससी का रोल है जो हमें नोटिफिकेशन 60 बाय 2020 और नोटिफिकेशन 61 बाय 2020 उसके अंडर कवर कर दिया है। स्टेप वाइज फेसलेस असेसमेंट स्कीम है, हम ब्रीफली जाते हैं कि कैसा असेसमेंट रहेगा, उसके बाद डिटेल डिस्कस करते हैं। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल इशू द नोटिस, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो भी केसेस सिलेक्ट कर दिए हैं सिस्टम ने तो उसका नोटिस इशू कर देगा। उसके बाद नोटिस आरसीसी को आने के बाद आरसीसी को 15 डेज में रिप्लाई देना ही है, रिस्पॉन्स सबमिट करना ही है। और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर विल असाइन एन ऑफिशियल फॉर द केस इन असेसमेंट यूनिट, कोई भी असेसमेंट यूनिट को वो केस अलोकेट कर दिया जाएगा थ्रू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर द्वारा। एनएससी विल देन कम्युनिकेट द एसएससी वेरिफिकेशन यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट, जो भी कम्युनिकेशन करना है एसएससी को या वेरिफिकेशन यूनिट को या टेक्निकल यूनिट को वो एनएससी कर देगा। और जो भी इंफॉर्मेशन एनएससी रिसीव करेगा वो सारा इंफॉर्मेशन आरईसी को, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर और असेसमेंट यूनिट को सेंड करेगा। आफ्टर एग्जामिन ऑल द इंफॉर्मेशन आरईसी विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, जो भी इंफॉर्मेशन आने के बाद रीजनल ई असेसमेंट सेंटर ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनल करेगा और वो ऑर्डर एनएससी को भेज देगा। और एसएससी अगर वो ऑर्डर एनएससी को लगता है कि वो ऑर्डर फाइनल करना है, रिव्यू करना है, अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेंगे। अभी हम डिटेल में जाते हैं। स्टेप फर्स्ट रहेगा इश्यूएंस ऑफ नोटिस, जो भी नोटिस है हमें जो भी एसएससी को नोटिस आने वाले हैं वो सारे के सारे नोटिस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इशू कर देगा। नोटिस के ऊपर जैसे पहले असेसिंग ऑफिसर का एड्रेस नाम आता था, अभी ऐसा नहीं रहेगा, अभी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का नाम आएगा। मतलब आपको फेसलेस असेसमेंट सिस्टम में ये नोटिस इशू कर दिए उसका वो एक प्रूफ है। ओके, जो भी नोटिस है आपको सिस्टम थ्रू इशू कर दिए जाएंगे। नोटिस आपको कैसे देंगे वो, और हर एक एसएससी का इनकम टैक्स अकाउंट रहता है तो वो अकाउंट के ऊपर आपको नोटिस अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड किया जाएगा। अभी मोबाइल ऐप का उन्होंने कंसेप्ट दिया है, मोबाइल ऐप के अंडर ही वो नोटिस आपको इशू कर दिया, आपको शो कर दिया जाएगा और आपको अलर्ट भी दिया जाएगा कि ये जो नोटिस है वो एसएमएस के थ्रू आपको अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपको ऐसा ऐसा नोटिस इशू कर दिया है। उसके बाद कौन कौन से केसेस कवर कर दिए जाएंगे। ओके, एसएससी अगर कोई एसएससी ने, हमने पहले भी देखा है कि 143 में 143(2) एंड बेस जजमेंट असेसमेंट के केसेस यहाँ कवर कर दिए जाएंगे। रिस्पॉन्स टू द नोटिस बाय द एसएससी, अगर कोई एसएससी को नोटिस आने के बाद उसको 15 डेज के अंदर उसको रिस्पॉन्स करना ही है और वो जो रिस्पॉन्स है वो थ्रू सिस्टम ऑनलाइन ही देना है। ओके, और जो भी आपको अगर लगता है एक्सटेंशन चाहिए तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनएससी को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये केसेस आपको देने के बाद ये केसेस ऑटोमेटिकली किसी भी असेसमेंट यूनिट को अलोकेट कर दिए जाएंगे। मतलब ऐसा कौन से भी रीजनल असेसमेंट सेंटर में
जो भी असेसिंग असेसमेंट यूनिट है उसको एक केस डायनामिक अलोकेट कर दिए जाएंगे। असेसमेंट असेसमेंट यूनिट में रिक्वेस्ट पर अगर एक केस असेसमेंट यूनिट के पास आने के बाद अ, फिर असेसमेंट यूनिट को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, कोई ही मैटर के ऊपर उसको एक्सपर्टाइज चाहिए, कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, तो assessment unit may raise the request to NSC that we are required this information and documents, we are required technical expertise on the topic of this. The assessment unit will send the request to NSC. NSC को request send करने के बाद NSC वो request कौन से भी टेक्निकल यूनिट को सेंड कर देगा अगर टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए तो, अगर वेरिफिकेशन यूनिट को सेंड कर देगा, कोई वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट हो तो वेरिफिकेशन यूनिट को सेंड कर देगा। सेम थिंग, ओके, अगर कोई असेसिंग यूनिट उसको लगता है कि हमें असेसी से इंफॉर्मेशन चाहिए और थर्ड पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एनएससी इशू नोटिस, एनएससी को वो रिक्वेस्ट रेज करेगा असेसमेंट यूनिट कि हमें ये इंफॉर्मेशन असेसी से चाहिए, तो एनएससी नोटिस इशू करेगा असेसी को या थर्ड पर्सन किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन चाहिए उसको कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन में वो नोटिस में टाइम दिया रहेगा कि हमें इस टाइम के अंदर वो इंफॉर्मेशन सबमिट करना है। अभी देखो असेसमेंट यूनिट क्या क्या रिक्वेस्ट रेज करेगा। पहली फर्स्ट थिंग, वो तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए तो टेक्निकल टीम को टेक्निकल एक्सपर्टाइज मांगेगा, कोई वेरिफिकेशन चाहिए तो वेरिफिकेशन मांगेगा, अगर कोई उसको इंफॉर्मेशन चाहिए एसएससी या थर्ड पर्सन से तो एनएससी एनएससी को रिक्वेस्ट रेज करेगा कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए और एनएससी उसको नोटिस सेंड करेगा। ओके, अभी हमारा 3 आउटफ्लो होगा। बस उसको टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए तो टेक्निकल यूनिट से उसको असिस्टेंट टेक्निकल ओपिनियन मिल जाएगा, अगर वेरिफिकेशन यूनिट से जो भी रिपोर्ट आता है वो भी मिल जाएगा, अगर कोई जो भी नोटिस दिया है पर्सन को इंफॉर्मेशन के लिए उससे रिस्पॉन्स आएगा, तीनों से रिस्पॉन्स आएगा। ओके, जो भी मांगा है असेसमेंट यूनिट यूनिट ने रिक्वेस्ट रेज कर दिया है यूनिवर्सिटी को, उस बेसिस के ऊपर वो उनको वापस रिस्पॉन्स मिल जाएगा, फाइल रिस्पॉन्स टू नोटिस। जो भी जिस पर्सन को नोटिस दिया है कि जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसने जो भी रिस्पॉन्स फाइल किया है वो सारे रिस्पॉन्स एनएससी असेसमेंट यूनिट को सेंड कर देगी। असाइन वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट टू वी, अगर कोई वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट है, ओके, कोई वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट है तो वेरिफिकेशन यूनिट को असाइन रहेगा। मतलब असेसिंग यूनिट वेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट रेज कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो टेक्निकल असिस्टेंट डिमांड कर सकता है। थर्ड थिंग, वो किसी पर्सन या असेसी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। सेम थिंग, असाइन वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट टू वीयू, एनएससी असाइन करेगा वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट वीयू को। टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए तो वही रिक्वेस्ट रेज करने के बाद एनएससी टेक्निकल असिस्टेंट का जो भी रिक्वेस्ट है वो टेक्निकल यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा, और जो भी रिपोर्ट रहेगा वीयू टीयू से वो कंसर्न यूयू को एनएससी फॉरवर्ड कर देगा। मतलब आपको फ्लो समझ में आया रहेगा कि पहले जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एनएससी को रिक्वेस्ट रेज करेंगे एयू, और सेम इंफॉर्मेशन वीयू और टीयू से आने के बाद कंसर्न एयू को एनएससी फॉरवर्ड कर देंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसके बाद ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर फाइनल कर देगा असेसमेंट यूनिट। जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनल कर दिया है वो फाइनल किया हुआ ऑर्डर हम एनईएससी को असेसमेंट यूनिट फॉरवर्ड कर देगा। अभी इंफॉर्मेशन कैसा फ्लो हुआ देखे, पहला केस सिस्टम में आइडेंटिफाई कर दिया, सिस्टम ने आइडेंटिफाई करने के बाद वो सारा जो भी केसेस है वो एसएससी को नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद वो केस एयू को असाइन हुआ, एयू ने इंफॉर्मेशन के लिए एसएससी से डिमांड कर दिया जो जिसका नोटिस एनएससी ने सेंड कर दिया। उसके बाद एयू ने टेक्निकल असिस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया, उसका रिपोर्ट एनएससी ने टेक्निकल यूनिट से लेके
एयू को फॉरवर्ड कर दिया। फिर से वेरिफिकेशन यूनिट को कोई रिक्वेस्ट गया होगा एयू ने, तो उसका रिपोर्ट एनईएससी ने टेक्निक एयू को देने के बाद, एयू ने सभी इंफॉर्मेशन देखने के बाद उसने ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनल कर दिया और ड्राफ्ट ऑर्डर एनईएससी को सेंड कर दिया। अभी जो ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनल करने के बाद एनईएससी क्या करेगी? एनईएससी 3 एक्शन लेगी। एक तो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो फाइनल करेगी, उसके बाद अगर ड्राफ्ट में उसको कुछ लगता है कोई मॉडिफिकेशन करना जरूरी है और वो प्रेजुडिकल प्रेजुडिकल टू इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, कोई एसएससी के अगेंस्ट जाता है, तो मॉडिफिकेशन के लिए एसएससी को नोटिस देगी कि हम ये ऑर्डर ऐसे से फाइनल क्यों ना कर दिया जाए, और थर्ड थिंग वो रिव्यू के लिए भेज देंगे। ओके, पहला वो फाइनलाइज कर देंगे। सेकेंड थिंग, अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज करते हैं और वो अगेंस्ट एसएससी जाता है तो वो शो कॉज नोटिस इश्यू करेंगे एसएससी को। और थर्ड थिंग, वो ड्राफ्ट ऑर्डर रिव्यू के लिए रिव्यू यूनिट को दे देंगे। थर्ड थिंग, अगर रिव्यू यूनिट के देने के बाद रिव्यू यूनिट क्या करेगा? एक तो वो कॉन्कर करेगा या एग्री करेगा, नहीं तो वो मॉडिफिकेशन प्रपोज करेगा। ओके, वो तो एग्री करेगा, नहीं तो मॉडिफिकेशन प्रपोज करेगा। एग्री करेगा तो फिर से वो ऑर्डर एनएससी के पास जाएगा, और एग्री करने के बाद एनएससी फिर क्या करेगा? एनएससी फिर ये दोनों पार्ट करेगा। एग्री करने के बाद एक तो फाइनलाइज करेगा, नहीं तो नोटिस इशू कर देगा एसएससी को अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज होता है तो। ओके, उसके बाद अगर वो कॉन्कर नहीं करेंगे, कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज करते हैं, तो मॉडिफिकेशन के साथ वो ऑर्डर एनईसी को भेज देंगे। अगर मॉडिफिकेशन प्रपोज कर दिया तो क्या करेंगे? एनईसी को भेज देने के बाद, फॉरवर्ड करने के बाद एनईसी फिर क्या करेगा? एनईसी फिर वो ऑर्डर, ओके, कोई सजेशन आने के बाद एनईसी क्या करेगा? वो ऑर्डर किसी भी असेसमेंट यूनिट को फिर से रिव्यू के लिए फिर से जो भी मॉडिफिकेशन प्रपोज कर दिए हैं उसके साथ कोई भी असेसमेंट यूनिट को सेंड कर देगा। यानी कि जो भी असेसमेंट यूनिट है, जो भी पहला वाला असेसमेंट यूनिट है उसको नहीं सेंड करेगा, कोई भी अदर देन जिसने पहला असेसमेंट फाइनल किया है, अदर देन यूनिट विच हैव ऑलरेडी मेड अ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, मतलब जिसने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया था उसको नहीं असाइन होगा, एक किसी भी अलग असेसमेंट यूनिट को मॉडिफिकेशन के साथ ये ऑर्डर असाइन होगा। ओके, और जो भी और फिर असेसमेंट यूनिट के बाद आने के बाद असेसमेंट यूनिट फिर क्या करेगा? असेसमेंट यूनिट फिर अगर उसको लगता है वो जो असेसमेंट यूनिट है वो मॉडिफिकेशन जो भी प्रपोज किए उसके अकॉर्डिंग रिवाइज ड्राफ्ट फाइनल ऑर्डर करेगा, और वो फाइनल ऑर्डर एनईएससी को सेंड करेगा। और एनईएससी को सेंड करने के बाद फिर से एनईएससी क्या करेगा? एक तो एग्री करेगा, मतलब एनईएससी फाइनल कर देगा, नहीं तो उसको लगता है कि उसको असेसिंग कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज करने का है तो फिर से वो एसएससी को नोटिस सेंड कर सकता है। ओके, अगर एसएससी को नोटिस सेंड करने के बाद एसएससी ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया, तो रिस्पॉन्स करने के बाद वो फिर से जो भी रिस्पॉन्स दिया है वो रिस्पॉन्स के साथ असेसिंग यूनिट को, असेसमेंट यूनिट को वो रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट यूनिट फिर से ऑर्डर रिवाइज ऑर्डर ड्राफ्ट करेगा, और उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ऑर्डर फाइनल कर दिया जाएगा। अगर रिस्पांस फाइल किया तो फिर से असेसमेंट यूनिट के पास आ जाएगा, और असेसमेंट यूनिट रिस्पांस को कंसिडर करने के बाद फिर से रिवाइज ऑर्डर फाइनल कर देगा, और उसके बाद जो भी असेसमेंट है वो फाइनल कर दिया जाएगा। NSC will final the assessment after considering the response, whatever the information has submitted by the SSC and whatever draft order submitted by the assessment unit। और जो भी रिकॉर्ड है उसी के साथ पेनल्टी प्रोसीडिंग भी कर दिया जाएगा, जो भी मतलब पेनल्टी प्रोसीडिंग इस स्टेज पे जो भी पेनल्टी लेवी कर दिया है उसका भी नोटिस जो है इशू कर दिया जाएगा। पेनल्टी ऑर्डर भी वो नोटिस के साथ, वो ऑर्डर के साथ इशू कर दिया जाएगा। और जो भी प्रोसीडिंग है वो जुरिडिक्शनल एओ के पास सेंड कर दिए जाएंगे।
अभी ये जो फेसलेस असेसमेंट है, ओके, उसके अगेंस्ट पेनल्टी जो अपीलेट प्रोसीडिंग है वो सेम ही है। कमिश्नर अपील्स के जो भी अपील करना है वो कमिश्नर अपील के सामने आपको अपील करना है। द अपील अगेंस्ट द असेसमेंट मेड बाय नेशनल असेसमेंट सेंटर अंडर दिस स्कीम shall be lie before the commissioner appeal having jurisdiction over the jurisdictional assessing officer। मतलब आपके जुरिडिक्शन के अंडर ही अपील होगा। जो भी फेसलेस असेसमेंट है उसके अंडर आपको जुरिडिक्शन नहीं रहेगा, लेकिन अपील जो करना है वो जुरिडिक्शनल कमिश्नर के, जो भी जुरिडिक्शनल एओ है उसके कमिश्नर अपील के पास आपको अपील करना है। नो पर्सनल अपेयरेंस इन द सेंटर और यूनिट, आपको कहीं भी पर्सनल अपेयरेंस नहीं करना है। अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड करना है, मतलब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से कोई आपको कोई भी स्टेटमेंट एविडेंस के तौर पे देना है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपका ये भी विटनेस है और जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। आपका फिजिकल अपीयरेंस कहीं भी नहीं होगा। जहाँ ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो है उसके पास जो भी पावर्स है फॉर्मेट और प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए, वो सभी पावर्स एनईएससी के पास दिए हैं। फिर इस स्कीम का क्या बेनिफिट रहेगा? नो नीड टू विजिट ऑफिस, आपको इनकम टैक्स ऑफिस में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका मनी सेव हो जाएगा। एक केस के लिए आपको हर बार जाना पड़ता है तो हमेशा आपका टाइम भी खराब हो जाता है, और टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ ऑफिसर्स फॉर असेसमेंट, अभी देखा हमने टेक्निकल असिस्टेंट जो यूनिट है, टेक्निकल यूनिट, तो स्पेशलाइज्ड टीम बनाई है असेसमेंट के लिए अलग से टीम, एक्सपर्ट अलग सा टीम, वेरिफिकेशन के लिए अलग सा टीम। तो एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है जिसके जो असेसमेंट के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देती है। ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट, सभी ट्रांसपेरेंट रहेगा, किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा। आपको पता ही है कोई किसी का किसी और के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता है तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन अ, एक भी होता है कि पर्सनल इंटरेक्शन आया तो करप्शन वगैरह इसके चांसेस रहते हैं, तो ये चांसेस इस स्कीम में नहीं रहेंगे। तो इस स्कीम का ये एक है कि आपका अगर असेसिंग ऑफिसर के साथ अच्छा रिलेशन है तो आपका केस फटाफट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये एक लॉस है लेकिन उसके बेनिफिट ज्यादा है। ओके, रिड्यूस यूज अननेसेसरी हरेसमेंट ऑफ टैक्स पेयर, जो भी केसेस सिलेक्शन हो गए वो सिस्टम ही करेगा। तो ऐसा जहाँ इंफॉर्मेशन बेस्ड जो पहले था मैनुअल सिलेक्शन वगैरह, वो तो रिड्यूस करने के बाद जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसका जो अननेसेसरी हरेसमेंट है वो तो यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटी ऑफ टैक्स प्रोफेशनल, ऑब्वियसली टैक्स प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहीं भी कहाँ से भी किसी भी एसएससी का आप केस सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको जुरिडिक्शनल टेरिटरी जुरिडिक्शनल है और टेरिटरी एबॉलिश हुआ है, तो आपको कहीं भी किसी भी एसएससी का कहाँ से भी केस का रिस्पांस फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट है। ओके, उसके बाद चैलेंजेस भी है, क्योंकि नॉलेज आपका अप टू डेट होना चाहिए, आपका कांस्टेंट स्टडी होना चाहिए। आपके जो भी केसेस सॉल्व हो रहे, जो भी लॉ, जो भी कोर्ट केसेस आ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके पास अभी पहले जैसा टाइम नहीं रहेगा। नोटिस दे दिया तो 15 डेज में आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना ही है। तो आपका जो भी आप नॉलेज तो अपडेटेड होना ही चाहिए, और जो आपके एनालिटिकल स्किल्स है वो भी आपके बहुत अच्छी तरह होने चाहिए कि आपको रिस्पॉन्स जो सबमिट करना है वो एकदम क्विक करना है। और एक बात है कि जीएसटी आने के बाद पैन बेस जो भी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के लिए, तो जो भी वो आने के बाद सब इंटरलिंक हो चुका है, तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिलती है। अभी जीएसटी जीएसटी का टीडीएस भी है, जीएसटी भी है, 26 ईयर्स में टीडीएस टीसीएस बहुत सारे प्रोविजन आ चुके हैं, जिसके लिए सभी डेटा इंटरलिंक हो चुका है। तो आपको जो भी रिस्पॉन्स सबमिट करना है वो सारे इंटरलिंक डेटा का एनालिसिस करने के बाद ही करना है। तो जो भी आपको फाइल करना है वो सभी डेटा आपके पास रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, जिसको फिर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए।
टर्न अराउंड टाइम, ओके, जो भी रिस्पॉन्स जो देना है 15 डेज का टाइम दिया है, तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देना है आपको। और ड्राफ्टिंग और प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, मतलब जो भी आप उन्होंने क्वेरीज रेज किया है नोटिस में, उसका जो भी रिस्पॉन्स देना है वो बहुत ही एक ब्रीफ और मीनिंगफुल मैनर में देना है, जिसके लिए आपका ड्राफ्टिंग जो स्किल है वो एकदम परफेक्ट चाहिए। और आपको मतलब जो भी नोटिस का रिस्पॉन्स दिया है आपने अच्छे से अच्छे कम से कम पेजेस में दिया, तो आपका जो भी रिस्पॉन्स है क्विकली एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर से डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी, पहले से ही बोल दिया कि ऑलरेडी जीएसटी आने के बाद बहुत, और टीडीएस टीसीएस इतने सारे प्रोविजंस लाने के बाद सब इंटीग्रेट हुआ है कि कहाँ से भी डेटा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेच कर सकता है। और आपको भी ये पता चाहिए कि ये डेटा कहाँ से भी ले सकते हैं, तो आपने दिया हुआ डेटा सभी एंगल से करेक्ट होना चाहिए। ओके, आई विल शो द flow of assessment. I will just stopping the sharing. मैं आपको ना एक फ्लो दिखा रहा हूँ कि इसका फ्लो कैसा रहेगा। देखो, अभी जो असेसी है उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा वो एनएससी के थ्रू जाएगा, मतलब जो भी नोटिस जाएगा वो एनएससी के थ्रू जाएगा। एनएससी नोटिस इशू करेगा एसएससी को रिस्पांस फाइल करना है विद इन 15 डेज। ओके, कौन सा ग्राउंड दिया है ऑलरेडी, बेस जजमेंट असेसमेंट एंड स्क्रूटिनी असेसमेंट, ये दोनों ही ग्राउंड यहाँ कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपको एसएससी जब भी रिस्पांस फाइल करेगा, एनएससी विल असाइन केस टू एयू, असेसिंग असेसमेंट यूनिट को। असेसमेंट यूनिट को अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, असेसमेंट यूनिट को अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, तो एनएससी को रिक्वेस्ट रेज करेगा। और एनएससी को रिक्वेस्ट रेज करने के बाद वो टेक्निकल यूनिट को एनएससी फॉरवर्ड कर देगा। टेक्निकल यूनिट से वो उसके ऊपर ओपिनियन आने के बाद फिर से वो रिक्वेस्ट का इंफॉर्मेशन है वो असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा। ओके, फिर से वेरिफिकेशन यूनिट के पास देखो, जो भी वेरिफिकेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए, उसका रिक्वेस्ट असेसमेंट यूनिट रेज करेगा एनएससी को। एनएससी वो वेरिफिकेशन यूनिट से इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर से असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन थर्ड पर्सन या असेसी से चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन एनएससी को असेसमेंट यूनिट रिक्वेस्ट रेज करेगा कि हमें ये इंफॉर्मेशन असेसी या थर्ड पर्सन से चाहिए। I am quickly taking the session because battery is going too low and power is there is no here is power failure. So I am taking so much quickly this flow. Okay. The NSC जो भी इंफॉर्मेशन आएगा असेस से वो असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद असेसमेंट यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनल करने के बाद वो एनएससी को सेंड कर देगा। एनएससी को सेंड करने के बाद एनएससी क्या करेगा, एनएससी तीन एक्शन लेगा। एक तो वो फाइनलाइज करेगा, अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज करता है तो वो असेसी को नोटिस इशू कर देगा। और अगर असेसी को अगर एनएससी को लगता है कि कोई उसमें रिव्यू करना चाहिए, तो रिव्यू यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा। रिव्यू यूनिट को फॉरवर्ड करने के बाद रिव्यू यूनिट क्या करेगा, एक तो वो कॉन्कर कर देगा, मतलब एग्री कर देगा। एग्री करने के बाद फिर से वो एनएससी को सेंड करेगा। एनएससी को सेंड करने के बाद एनएससी आइदर फाइनलाइज करेगा, कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज करेगा, तो वो एसएससी को नोटिस भेज देगी। अगर रिव्यू यूनिट कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज कर देता है, तो रिव्यू यूनिट मॉडिफिकेशन प्रपोज करने के बाद वो एयू को फॉरवर्ड कर देगा। रिव्यू यूनिट ने अगर कोई मॉडिफिकेशन प्रपोज किया, तो वो मॉडिफिकेशन के साथ एनएससी असेसमेंट यूनिट को वो ऑर्डर फाइनल करने के लिए फॉरवर्ड कर देगा। और असेसमेंट यूनिट वो मॉडिफिकेशन देखने के बाद वो ऑर्डर रिवाइज कर देगा, रिवाइज ऑर्डर एनएससी को सेंड करेगा।
NSC को सेंड करने के बाद NSC will taken two action, either finalize or modify. If there is any modification, he will provide opportunity to SSC whether we can we final this assessment, or if you have any response, then submit the response. एसएससी ने रिस्पांस सबमिट किया तो फिर से असेसमेंट यूनिट को रिस्पांस के साथ सेंड कर देंगे एनएससी, और नहीं किया तो ऑर्डर फाइनल कर देंगे। अगर एसएससी ने रिस्पांस फाइल किया तो वो रिस्पांस और ऑर्डर एनएससी को सेंड करने के बाद एनएससी असेसमेंट यूनिट को सेंड करने के बाद असेसमेंट यूनिट वो रिस्पांस कंसीडर करने के बाद फिर से ऑर्डर रिवाइज कर देगा और एनएससी को सेंड करेगा और एनएससी वो ऑर्डर फाइनल कर देगा। ऑर्डर फाइनल करने के बाद उसका कॉपी, ऑर्डर का कॉपी एक तो जुरिडिक्शनल एओ है उसके पास सेंड कर देंगे और एक एसएससी को कॉपी दे देंगे, और जो भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड असेसिंग ऑफिसर को दे देंगे। इस प्रकार ये अपना इंफॉर्मेशन जो है फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंदर ऐसा रहेगा। किसी को कोई डाउट है? I request all the members, if you have any query, please unmute yourself and ask the question. I think nobody have question. Sir, I will share the PPT of this, and please send to all the members so they can this flow of the faceless assessment scheme. Whenever they look, they will come to know what is the faceless assessment scheme and what is the flow of this scheme. Yeah. Yes. Not any issue, sir. Yeah. Please send it on chapter email so we can circulate to all. Yeah. And another thing, today we are going to so quickly. There is power failure today. So, okay, sir. No, not an issue. Not an issue. So before we conclude this session, so we go for a vote of thanks. Yeah. So Swapnil Mayat, are you hearing me? Hello. Swapnil, are you hearing? Yes, sir. Yeah. So I think we go for a vote of thanks. So on behalf of the chapter, I request you as a member of managing committee, please give a vote of thanks. Okay. Thank you, sir. हेलो। जो आज का जो सेशन हुआ है हमारा फेसलेस असेसमेंट स्कीम का, सीएमए संतोष करोड़े सर ने बहुत अच्छा सा हमें एक्सप्लेन किया है। अगर आगे भी अगर थोड़ा सा इश्यू होने के कारण उनका पावर कट का, तो आगे हम डिटेल में सेशन ले लेंगे उनका। तो थैंक यू सर संतोष करोड़े सर फॉर गिविंग सच नाइस रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you to the institute also giving me an opportunity to present myself. Yes, sir. Yes, and I would like to extend special thanks to all audience who blessed us with your presence and took our valuable time from your busy schedule. Thank you very much.